हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 का। ये एक्ट है। स्टार्ट करना था चैप्टर नंबर 5 से। चैप्टर नंबर 5 जो है सिर्फ एक ही सेक्शन इस चैप्टर के अंदर है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। सिर्फ सेक्शन नंबर 25 इसके अंदर आता है। चैप्टर का नाम है प्रोविजंस रिलेटेड टू इम्पोर्ट। तो इसको याद रखिएगा आप, क्योंकि इसमें एक ही सेक्शन है, बहुत छोटा है ये। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 25 है ऑल इम्पोर्ट्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ फूड टू बी सब्जेक्ट टू दिस एक्ट। तो यहाँ पे कोई भी पर्सन जो है ये इम्पोर्ट नहीं कर सकता इंडिया में, मतलब नो पर्सन लिखा हुआ है, मतलब कोई भी पर्सन यहाँ पे इम्पोर्ट नहीं करेगा, इंडिया में लेके नहीं आएगा, मंगाएगा नहीं। कोई भी अनसेफ या मिसब्रांडेड या सब स्टैंडर्ड फूड जो कि फूड कंटेन करता है यहाँ पे एक्स्ट्रा जीनियस मैटर, तो कोई ऐसा फूड नहीं लाया जाएगा। दूसरा जो आर्टिकल ऑफ फूड है जिसके लिए यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है इस एक्ट में, और रूल्स रेगुलेशन जो भी बनाए गए हैं, तो अगर वो इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन ऑफ लाइसेंस अगर वो ला रहा है तो ला सकता है, अदरवाइज जो लाइसेंस के अगेंस्ट या बिना लाइसेंस के वो नहीं ला पाएगा। सिंपल सी बात है। फिर कोई भी आर्टिकल ऑफ फूड जो कॉन्ट्रवेंशन कर रहा है यहाँ पे किसी भी प्रोविजंस का, एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट का, या कोई रूल रेगुलेशन जो भी बनाए गए हैं इस एक्ट में उनका, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे जब भी यहाँ पे प्रोहिबिशन लगा रही है, रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है, अदरवाइज किसी भी रिलेटेड टू इम्पोर्ट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ फूड जो कि अंडर फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 का है, जो कि एक्ट नंबर 22 ऑफ 1992 है, वो फॉलो करेगा स्टैंडर्ड्स जो भी लेट डाउन किए गए हैं आप फूड अथॉरिटी अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट के द्वारा, और जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं यहाँ पे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी यहाँ पे कुछ भी तरीके का प्रोहिबिशन, रिस्ट्रिक्शन या अदरवाइज कुछ भी लगा रही है, मतलब रेगुलेशंस वगैरह लगा रही है यहाँ पे इम्पोर्ट कोई भी आर्टिकल का जो भी फॉरेन ट्रेड वगैरह से रिलेटेड है, फूड मतलब फूड जो अंडर फॉरेन ट्रेड डेवलप एंड रेगुलेशन एक्ट में आता है, तो वो यहाँ पे उस तरीके के स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे लेट डाउन किया जाएगा फूड अथॉरिटीज के द्वारा, और फॉलो अप किया जाएगा यहाँ पे स्टैंडर्ड्स जो भी लेट डाउन किए जाते हैं फूड अथॉरिटी के द्वारा इस एक्ट के प्रोविजंस में, रूल्स रेगुलेशन जो भी बनाए जाते हैं उसके अंडर में। मतलब सिंपल सी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जब भी इसको ये रिस्ट्रिक्शंस, प्रोहिबिशन या अदरवाइज कोई रेगुलेशन लगा रही है इस एक्ट में, जो एक्ट में दिया हुआ है फॉरेन ट्रेड वाला, तो उसको फॉलो करना पड़ेंगे वाले स्टैंडर्ड्स जो भी फूड अथॉरिटी लगाती है इस एक्ट के अंडर में। सिंपल सी बात है। अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन सॉरी चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट टू फूड सेफ्टी। तो फूड सेफ्टी के लिए स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगी। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 26 जो कि होता था रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फूड बिजनेस ऑपरेटर। तो फूड बिजनेस ऑपरेटर को, ऐसा कि हमने डेफिनेशन में देखा था, ये कौन होते हैं, जो पर्सन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैन्युफैक्चर, सेल में और स्टोर वगैरह, तो जितने भी मतलब फूड से रिलेटेड कुछ भी काम करते हैं उनसे रिलेटेड जो भी पर्सन होते हैं, तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बताया हुआ है। तो बता रहा है एवरी फूड ऑपरेटर जो है वो इंश्योर करेगा कि जो भी आर्टिकल ऑफ फूड है वो सेटिस्फाई करते हैं रिक्वायरमेंट जो भी इस एक्ट के हैं, और रूल्स रेगुलेशन जो भी बनाए गए हैं इसमें सारे स्टेजेस पे, या तो प्रोडक्शन के टाइम पे, प्रोसेसिंग के टाइम पे, इंपोर्ट के टाइम पे, डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे, सेल के टाइम पे, जो बिजनेस अंडर उनके कंट्रोल में है। फिर नो फूड बिजनेस ऑपरेटर शैल हिमसेल्फ और बाय एनी अदर पर्सन इन दिस बिहाफ। तो ना ही कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर या तो खुद से है किसी अदर पर्सन को अपने बिहाफ में ऐसा मैन्युफैक्चर, स्टोर, सेल और डिस्ट्रीब्यूट करा सकता है फूड जो कि यहाँ पे या तो अनसेफ है, जो या फिर जो मिसब्रांडेड, सबस्टैंडर्ड या एक्स्ट्रा मैटर जिसमें कंटेन होते हैं, या फिर जिसका लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। अगर वो लाइसेंस के अकॉर्डिंग जो कंडीशन इशू है उसके अकॉर्डिंग लाता है तो ठीक, अदरवाइज नहीं, मतलब। और कुछ ऐसा जो कि प्रोहिबिटेड है यहाँ पे टाइम बिंग में, फूड अथॉरिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो मतलब जो जो ऐसा फूड है जो यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया है फूड अथॉरिटी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक इंटरेस्ट में, तो उसका या फिर कॉन्ट्रीवेंशन करता है किसी भी प्रोविजन, किसी अदर प्रोविजन जो इस एक्ट में दिए हुए हैं, कोई रूल्स रेगुलेशन जो भी बनाए गए हैं। फूड बिजनेस ऑपरेटर ये भी मतलब एम्प्लॉय करेगा यहाँ पे कुछ पर्सन, मतलब फूड बिजनेस ऑपरेटर यहाँ पे किसी भी पर्सन को एम्प्लॉय नहीं कर सकता जो कि सफर कर रहा है किसी इन्फेक्शियस, कॉन्टेजियस या लूज सम डिसीज। तो इन्फेक्शियस का मतलब होता है कि जो किस तरीके का इन्फेक्टेड पर्सन है, मतलब उसको कुछ ऐसी इन्फेक्टेड बीमारी है जिससे
मतलब डेंजरस है थोड़ा। और कंटेगियस डिसीज मतलब क्या होगा कि जो फैल सकते हैं, जैसे कोरोना, कोविड का हम एग्जांपल ले सकते हैं अभी के टाइम पे, कि जिस पर्सन को यहाँ पे कोविड है, अगर वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह या किसी प्रोसेस में काम करेगा तो हो सकता है कि वो स्प्रेड कर देगा उस डिसीज को उसके होने से। या लू सब मतलब बहुत ही घिनौना, मतलब जो जिसको देख के लगे कि ये घिन, मतलब जैसे हम देखते हैं किसी का हाथ वगैरह कटा हुआ है, तो ऐसे लोगों को यहाँ पे फूड बिजनेस ऑपरेटर जो है वो एम्प्लॉय नहीं करेगा। जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है वो कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर जो है, ना ही वो मतलब नो फूड बिजनेस ऑपरेटर लिखा है, वो ना ही यहाँ पे सेल कर सकता है, ना ही ऑफर टू सेल कर सकता है किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को किसी भी वेंडर को, जब तक कि वो एक गारंटी नहीं दे देता राइटिंग में स्पेसिफाइड फॉर्म, जो कि रेगुलेशन बनाए गए हैं उस तरीके से कि उसकी जो नेचर एंड क्वांटिटी है उस आर्टिकल का वो बिल्कुल सही है वेंडर को। प्रोवाइड दैट में लिखा हुआ है कि जो बिल, मतलब जो उसका बिल देगा, कैश मेमो देगा, मतलब जो उसका रहता है ना, मतलब एक तरीके से लेखा जोखा या बिल या इनवॉइस जो भी आप बोल सकते हैं, तीनों एक ही चीजें हैं वैसे, मतलब तीनों एक तरीके से कोरिलेटेड टर्म्स हैं। इनवॉइस वगैरह जो देगा उसके सेल ऑफ आर्टिकल्स ऑफ फूड, जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर किसी वेंडर को, तो उसको यहाँ पे डीम टू बी गारंटी मान लिया जाएगा। मतलब सपोज करिए अगर उसने कुछ डायरेक्टली लिख के नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे जो वेंडर को, जो सेलर है, मतलब वो अपने वेंडर को क्या कर रहा था, एक तरीके से उसने बिल, कैश मेमो या इनवॉइस दिया, तो उसको यहाँ पे डीम गारंटी मान लेंगे। अंडर दिस सेक्शन, इवन इफ द गारंटी इज इन स्पेसिफाइड फॉर्म इज नॉट इंक्लूडेड इन द बिल, अगर इस बिल में अगर कोई स्पेसिफाइड तरीके से लिखा भी नहीं हुआ है, स्पेसिफाइड फॉर्म में की कोई गारंटी है, तब भी उसको एज अ गारंटी ट्रीट किया जाएगा, अगर उसमें नहीं भी लिखा हुआ है बिल, कैश मेमो और इनवॉइस में। अब लिखा हुआ है वेयर एनी फूड इज अनसेफ, अगर कोई भी फूड अनसेफ हुआ, पार्ट ऑफ बैच, किसी भी बैच का पार्ट, कोई लॉट जो कंसाइनमेंट ऑफ फूड का, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में, कि अगर कुछ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट किसी लॉट में मैन्युफैक्चर हुआ, उसका एक जो एक पर्टिकुलर यूनिट है वो अगर अनसेफ या ये निकला, तो उसका जो पार्ट ऑफ बैच होगा, लॉट होगा और कंसाइनमेंट ऑफ फूड होगा of same class or description shall be presumed that all the food in the batch, तो उसमें ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि जो भी सारे फूड है उस बैच में, लॉट में, कंसाइनमेंट में, वो भी अनसेफ है, अनलेस द फॉलोइंग अ डिटेल असाइनमेंट, जब तक कि यहाँ पे डिटेल असाइनमेंट विद इन अ स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया था। मतलब यहाँ पे तक डिटेल असेसमेंट भी कर लिया था, और ये अनलेस आप फॉलोइंग डिटेल असेसमेंट विद इन स्पेसिफाइड टाइम, किसी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर उसका डिटेल असेसमेंट जब तक नहीं किया जाता, और फाउंड दैट नो एविडेंस दैट ऑफ द रेस्ट बैच लॉट कंसाइनमेंट इज अनसेफ। तो सिंपल सी बात है कि जब तक ये पता नहीं चल जाता बाकी एविडेंसेस से, या उसको असेसमेंट नहीं कर लिया जाता रेस्ट ऑफ द बैच को, और मतलब तब तक ये माना जाएगा कि जो एक यूनिट खराब निकली तो पूरा बैच, लॉट या कंसाइनमेंट ही अनसेफ है। सिंपल सी बात यहाँ पे बताई जा रही है कि अगर कभी ऐसा पाया गया कोई यूनिट है, अगर कोई भी प्रोडक्ट है जो किसी बैच का, लॉट का या कंसाइनमेंट फूड का है और वो खराब निकला, तो ये माना जाता है, जब तक कि ये प्रिज्यूम करके चला जाता है, जब तक कि उसका असेसमेंट नहीं कर लिया था डिटेल में, या फिर कोई अदर एविडेंस के थ्रू पता नहीं लगा लिया था कि पूरा लॉट ही खराब है। बस इतनी सी बात बोल रहे हैं। फिर उसके बाद है प्रोवाइडेड दैट एनी कंफर्मिटी ऑफ फूड विद अ स्पेसिफिक प्रोविजन एप्लीकेबल टू दैट फूड, तो जब भी यहाँ पे कोई कंफर्मिटी ऑफ द फूड है विद स्पेसिफाइड प्रोविजंस जिसमें एप्लीकेबल होते हैं, तो ये जो फूड होगा विदाउट प्रोड्यूस टू द competent authority taking appropriate measures to improve, मतलब यहाँ पे जो भी फूड है, मतलब यहाँ पे जो भी कंफर्मिटी ऑफ फूड होती है, स्पेसिफिक प्रोविजन जहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं किसी फूड के ऊपर, वो किसी भी तरीके से बिना प्रिजुडिस किए, यहाँ पे क्या होता है, कंपिटेंट अथॉरिटी जो है वो अप्रोप्रिएट मेजर्स यहाँ पे लेंगी, और ये इम्पोज कर सकती है कुछ रिस्ट्रिक्शंस फूड पे किसी भी मार्केट में, जो कि रिक्वायर किया जाता है, और रिक्वायर भी किया जा सकता है उसको कि विड्रॉ किया जाए उसको मार्केट में से, क्योंकि उसके में कुछ रीजंस रिकॉर्ड करके राइटिंग में अथॉरिटीज को लग रहा है, तो वो यहाँ पे सस्पेंड कर सकती हैं। इवन जबकि डेस्पाइट, मतलब कंफर्मिटी उनको मिल चुकी है, डेस्पाइट द कंफर्मिटी फूड इज अनसेफ। एक मिनट, इसको फिर से मैं बता देता हूँ। तो जब भी यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी तरीके की कंफर्मिटी हो जाती है फूड स्पेसिफिक
प्रोविजंस जो भी एप्लीकेबल होते हैं किसी फूड के, तो वो यहाँ पे विदाउट प्रीजुडिस होंगे टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, जो कि यहाँ पे अप्रोप्रिएट मेजर्स इम्पोज कर सकती है और रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है फूड के ऊपर किसी भी मार्केट में, और उनको विड्रॉ कर सकती है उस मार्केट से रीजंस लिख के रिकॉर्डिंग इन राइटिंग में, जो भी उनको सस्पेक्ट लगता है, जो मतलब जिस अथॉरिटीज को वो सस्पेक्ट लगता है। और फिर उसके बाद जो कंफर्मिटी हो जाती है, मतलब फिर उसके बाद वो कंफर्मिटी करेंगे कि जो फूड है वो अनसेफ है। मतलब यहाँ सिर्फ इतनी सी बात बताई गई थी कि जो फूड है, अगर वो स्पेसिफिक प्रोविजंस जो उस सेट के उसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, तो यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो होंगी वो अप्रोप्रिएट मेजर्स ले सकती हैं, इम्पोज कर सकती है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस जो भी उनको ठीक लगती हैं किसी भी मार्केट में, और उसको रिक्वायर किया जाता है, उसका विड्रॉल कर सकते हैं उस फूड का उस मार्केट से रीजंस लेके राइटिंग में, जब भी अथॉरिटीज को ऐसा लगता है, जब बिना ये कंफर्म करे कि वो फूड अनसेफ है। सिंपल सी बात, सिर्फ इतना सा बोल रहा है वो सेक्शन। अब है सेक्शन नंबर 27 जो है लाइबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, पैकर्स, वेयर सॉरी होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड सेलर्स। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है, पैकर है आर्टिकल ऑफ फूड का, वो यहाँ पे लाइबल होगा कि सच आर्टिकल्स ऑफ फूड जो है वो यहाँ पे अगर उसके जो फूड्स है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड जो कंडीशंस है, रिक्वायर्ड जो भी सेट की रिक्वायरमेंट्स है, रूल्स रेगुलेशन जो भी यहाँ पे बनाए गए, अगर वो यहाँ पे फुलफिल नहीं होते, तो उनकी क्या लाइबिलिटी होगी, यही बता रहा है वो। तो सबसे पहले उनकी लाइबिलिटी क्या होगी, तो जो होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर है शैल बी लाइबल अंडर दिस एक्ट एनी फूड विच इज, अगर कोई भी फूड जो उसका है वो सप्लाइड हुआ है आफ्टर द डेट ऑफ इट्स एक्सपायरी, एक्सपायरी डेट के बाद वो मार्केट में सप्लाई किया गया है। जैसे हम बहुत सारी चीज देखते हैं, कभी भी हम कुछ भी दवाई या बाकी जो कंज्यूमेबल गुड्स लेते हैं, कभी मार्केट से तो हम उसकी एक्सपायरी डेट चेक करके लेते हैं। तो कभी कभी कैसा होता है कि यहाँ पे सप्लाई की आती है आफ्टर द डेट ऑफ एक्सपायरी डेट कुछ प्रोडक्ट्स को, या फिर स्टोर्ड और सप्लाई किया जाता है वायलेशन जो कि सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं मैन्युफैक्चर को, उनको करके, या फिर वो अनसेफ और मिसब्रांडेड हो सकता है, या फिर वो अनआइडेंटिफिएबल और अनआइडेंटिफिएबल ऑफ मैन्युफैक्चर होता है, मतलब पता नहीं चलता उनको देख के कि कहाँ किसके द्वारा ही मैन्युफैक्चरर किया गया है, मतलब कौन है इसका मैन्युफैक्चरर, तो whom द आर्टिकल ऑफ फूड है बीन रिसीव, जो भी पर्सन यहाँ पे वो आर्टिकल खरीद रहा है उसको यहाँ पे पता नहीं चलता कि मैन्युफैक्चरर कौन है, या फिर वो स्टोर्ड और हैंडल किए आते हैं यहाँ पे वॉयलेशन इस एक्ट की प्रोविजंस को, जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं इसके अंदर, या फिर जो यहाँ पे जो पर्सन है, मतलब वो यहाँ पे जो पर्सन, मतलब वो पर्सन जो सेलर, मतलब जो सेलर है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर से या जो भी उसको है जो उससे वो रिसीव ले करता है वो गुड्स विद द नॉलेज ऑफ बीइंग अनसेफ, कि उसको पता है कि ये चीज अनसेफ है, तो ये पर्सन की लाइबिलिटी होंगी। फिर यहाँ पे सेलर कब लाइबल होगा, तो थर्ड क्लॉज में लिखा हुआ है कि द सेलर शैल बी लाइबल अंडर दिस एक्ट फॉर द आर्टिकल ऑफ फूड विच इज, अब कोई अगर सेलर है जो कि आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ आफ्टर द डेट ऑफ एक्सपायरी अगर उस प्रोडक्ट को बेच रहा है, तो यहाँ पे सेलर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, या फिर वो हैंडल कर रहा है और कैप्ट कर रहा है यहाँ पे अनहाइजीनिक कंडीशन में उस प्रोडक्ट को, या फिर वो मिसब्रांड कर रहा है उसको, या फिर वो कुछ ऐसा कर रहा है जिससे अनआइडेंटिफाइबल मैन्युफैक्चरर हो जाए या डिस्ट्रीब्यूटर हो जाए, जिसके द्वारा वो आर्टिकल रिसीव हुआ है उसको, मतलब जो पर्सन है जो उसके यहाँ से वो चीजें खरीदेगा उसको ये पता नहीं चलेगा कि मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर कौन है इसका गुड्स का, और या फिर वो पर्सन ये मतलब या फिर जो सेलर है वो यहाँ पे रिसीव कर रहा है वो गुड्स नॉलेज के साथ कि ये जो फूड है वो अनसेफ है। अब है सेक्शन नंबर 28 जो कि बात करता है फूड रिकॉल प्रोसीजर। तो अब भी जब भी यहाँ पे फूड बिजनेस ऑपरेटर होगा, अगर उसको रीजन टू बिलीव है कि यहाँ पे जो फूड है वो कभी प्रोसेस किया गया, मैन्युफैक्चर किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, क्योंकि नॉट इन कंप्लायंस ऑफ दिस एक्ट, जो कि इस एक्ट की कंप्लायंस नहीं करता, और रूल्स रेगुलेशन जो भी यहाँ पे बनाए गए हैं, तो वो यहाँ इमीडिएटली क्या करेगा, यहाँ पे इनिशिएट कर देगा प्रोसीडिंग विड्रॉ करने के लिए फूड को जो भी इन क्वेश्चन है फ्रॉम द मार्केट से, एंड जो भी कंज्यूमर हैं उनको इंडिकेट कर देगा यहाँ पे रीजंस कि क्यों
फूड को विड्रॉ किया जा रहा है और इन्फॉर्म कर देगा यहाँ पे साथ ही साथ कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज को उसके बारे में। फिर जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है शैल इमीडिएटली इन्फॉर्म, तो उसको इमीडिएटली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मतलब इन्फॉर्म करना पड़ेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज को कि वो भी कॉर्पोरेट करें उनके साथ अगर उनको नेसेसरी लगता है, और he has reason to believe that he has placed on the market may be unsafe for the consumer। तो जब भी उनको लगता है कि हाँ हमारे थ्रू कोई ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में भेज दिया गया है जो कि अनसेफ हो सकता है कंज्यूमर्स के लिए। फिर फूड बिजनेस ऑपरेटर जो है वो यहाँ पे ऑल्सो इन्फॉर्म करेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज को जो भी उन्होंने द्वारा एक्शन टेकन किए गए हैं इन रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए, किसी भी कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर को बचाने के लिए मतलब, एंड शैल नॉट प्रिवेंट और डिस्करेज एनी पर्सन फ्रॉम कोऑपरेटिंग। और ये इस तरीके से इन्फॉर्म किया जा रहा है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, क्योंकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी यहाँ पे प्रिवेंट या डिस्करेज नहीं करे किसी पर्सन को कोऑपरेट करने के लिए इन चीजों को, इन अकॉर्डिंग विद दिस एक्ट, इस एक्ट के अकॉर्डिंग, और विद द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और जब भी यहाँ पे इससे क्या होगा यहाँ पे कि ये प्रिवेंट कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है और एलिमिनेट कर सकता है रिस्क जो भी अराइज हो रहा है उस फूड से रिलेटेड। और फूड बिजनेस ऑपरेटर जो है यहाँ पे फॉलो करेगा सच कंडीशंस एंड गाइडलाइंस जो भी रिलेटेड टू फूड रिकॉल प्रोसीजर दी गई हैं फूड अथॉरिटी के द्वारा इस रेगुलेशंस में, तो उनको फॉलो करेगा। तो इसका आप सीधा सीधा समझ लीजिए कि फूड बिजनेस ऑपरेटर मतलब वो मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर या प्रोड्यूसर जो भी है, मतलब जो जो भी फूड से रिलेटेड वो पर्सन कनेक्टेड है, ये समझिए। अब अगर उसके फूड में उसको लगता है कि हमने गलत फूड मार्केट में भेज दिया है, जो फूड किसी भी तरीके का इस तरीके से है कि किसी के हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे फूड को बुला लेगा, मार्केट से वापस विड्रॉ कर लेगा अपना फूड, और साथ ही साथ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बता देगा, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भी बोल देगा कि आप भी जो भी पर्सन हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं उनको करने दीजिए इस चीज के लिए, जिससे हम कंज्यूमर को बचा पाए किसी भी हार्म होने से। और जो फूड बिजनेस ऑपरेटर होगा वो गाइडलाइंस और कंडीशंस को फॉलो करेगा जो कि फूड रिकॉल से रिलेटेड फूड अथॉरिटी ने बनाई है। तो क्या हुआ इसका एग्जांपल कि जैसे एक बार आपको पता होगा, अभी तो नहीं, 2014 के आसपास आई थिंक, ये जो मैगी का, मतलब ईयर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 2013 या 14 है मेरे हिसाब से। तो उस साल क्या हुआ था कि मैगी में कुछ सैंपल्स में पाया गया था कि जो लेड है या कुछ जो भी होता है एमएसजी वगैरह, मुझे भी याद नहीं अच्छे से, वो कुछ हायर क्वांटिटी में था, मतलब जितना कि डेली लिमिट रहती कंज्यूम करने की उससे ज्यादा मात्रा में था। तो उसके बारे में फिर जैसी न्यूज चली तो फिर क्या किया होगा, मैगी ने भी यही काम किया होगा, मतलब मैगी का जो फूड बिजनेस ऑपरेटर होगा उसने ये सारे स्टेप्स लिए होंगे, मतलब पूरी तरीके से मार्केट में से मैगी को फिर विड्रॉ कर लिया गया था, ऐसा हम समझ के चल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 जो है एनफोर्समेंट ऑफ दिस एक्ट। एनफोर्समेंट का मतलब होता है इम्प्लीमेंट करवाना इस एक्ट को, तो किस तरीके से किया जाएगा, मतलब कौन कौन सी अथॉरिटीज होंगी, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है काफी लेंदी है, तो उसको हम दो पार्ट में करेंगे, अभी थोड़ा सा इस पार्ट में कर लेते हैं इसी वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो अभी बहुत ज्यादा लंबी नहीं हुई है, फिर आगे का हम बाकी की वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले है सेक्शन नंबर 29 जो कि है अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्समेंट ऑफ दिस एक्ट। तो यहाँ पे जो फूड अथॉरिटी है और जो स्टेट फूड सेफ्टी अथॉरिटी है वो रिस्पॉन्सिबल होती है यहाँ पे एक्ट को एनफोर्स कराने के लिए, मतलब इम्प्लीमेंट कराने के लिए। तो कौन कौन फूड अथॉरिटीज जो होंगी या फिर स्टेट फूड सेफ्टी अथॉरिटीज जो होंगी, और जो यहाँ पे फूड अथॉरिटी एंड स्टेट फूड अथॉरिटीज है वो यहाँ पे मॉनिटर करेंगी, मतलब देख रेख करेंगी और वेरीफाई भी करेंगी यहाँ पे कि जो रिलेवेंट रिक्वायरमेंट्स है इस लॉ की वो फुलफिल की जा रही है फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के द्वारा सारे स्टेज ऑफ फूड बिजनेस में, चाहे वो मतलब कोई भी तरीके का स्टेज हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोसेसिंग हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, ऐसा यहाँ पे। तो जो अथॉरिटीज है वो यहाँ पे क्या करेंगी, मेंटेन करेंगी सिस्टम ऑफ कंट्रोल और अदर एक्टिविटीज जो कि उनको यहाँ पे अप्रोप्रिएट लगती हैं सरकमस्टेंसेस को देख के, और वो इंक्लूड करती हैं यहाँ पे पब्लिक कम्युनिकेशन ऑन फूड सेफ्टी एंड रिस्क को, फूड सेफ्टी सर्विलेंस को, और अदर मॉनिटरिंग एक्टिविटीज जो भी कवरिंग है यहाँ पे ऑल स्टेजेस ऑफ फूड बिजनेस में। तो मतलब यहाँ पे जो अथॉरिटीज हैं वो यहाँ पे मेंटेन करेंगी सिस्टम ऑफ कंट्रोल और अदर एक्टिविटीज को जो भी उनको अप्रोप्रिएट लगता है सरकमस्टेंसेस को देख के, इसमें पब्लिक कम्युनिकेशन भी हो सकता है, फूड सेफ्टी को रिस्क वगैरह से रिलेटेड, या फूड सेफ्टी सर्विलेंस मतलब
उनके ऊपर एक तरीके से निगरानी रखना बोल सकते हैं, या अदर मॉनिटरिंग एक्टिविटीज भी यहाँ पे सारे स्टेज ऑफ फूड बिजनेस में आ जाती है, मतलब जो भी हो सकती है। फिर जो फूड सेफ्टी ऑफिसर होगा वो एनफोर्स करेगा, एग्जीक्यूट करेगा उस एरिया में इस एक्ट की प्रोविजंस को। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर होगा, यहाँ पे याद रखिएगा, फूड सेफ्टी ऑफिसर की इस जवाबदारी होगी कि वो एनफोर्स करेगा और एग्जीक्यूट करेगा जिस एरिया में उसके लिए वो अपॉइंट हुआ होगा, उस एरिया में प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, in respect to which the duty is not imposed expressly or by necessary implication some other authority। या फिर किसी एरिया में ऐसा हो सकता है जहाँ पे उसको एक्सप्रेसली नहीं बताया गया, ना ही नेसेसरी इम्प्लीकेशन के थ्रू बताया गया, तो सम अदर अथॉरिटी जो होंगी वो करेगी, मतलब बाकी कौन करेगा, बाकी तो जनरली किसी भी एरिया में कौन करेगा, तो फूड सेफ्टी ऑफिसर करेगा। अब जो भी यहाँ पे रेगुलेशन है इस एक्ट में वो स्पेसिफाई करेगी कि which of the food safety officer are to enforce and execute them। तो जो भी रेगुलेशन है इस एक्ट में वो स्पेसिफाई भी करेगी कि कौन फूड सेफ्टी ऑफिसर होगा, मतलब बहुत सारे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स होंगे, तो कौन सा फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है वो यहाँ पे एनफोर्स करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। या तो वो जनरली बता सकते हैं, या फिर रिलेशन टू पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज के लिए बता सकते हैं, आप ये सोच सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर एरिया के लिए बता सकते हैं। और जो सच रेगुलेशन और ऑर्डर होगा वो यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे गिविंग ऑफ असिस्टेंस एंड इंफॉर्मेशन बाय एनी अथॉरिटी कंसर्न। तो यहाँ पे वो एक तरीके से ये भी प्रोवाइड करेगा कि किस तरीके से असिस्टेंस एंड इंफॉर्मेशन दी जाएगी किसी अथॉरिटी के द्वारा जो कि कंसर्न है इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रेगुलेशन और ऑर्डर। और जो भी प्रोविजंस ऑफ इस एक्ट में होंगे और अदर अथॉरिटी तो कंसर्न जो भी है वो पर्पस देयर रिप्रेजेंटेटिव ड्यूटी अंडर देम। तो जो भी यहाँ पे प्रोविजंस इस एक्ट के हैं या फिर अदर अथॉरिटी जो कंसर्न है वो यहाँ पे इस पर्पस के लिए उसकी रेस्पेक्टिव ड्यूटीज में होगी। फिर जो कंज्यूमर ऑफ फूड सेफ्टी एंड डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, सॉरी यहाँ पे जो मतलब कमिश्नर कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी और डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो है वो यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे सेम पावर्स जो कि कन्फर्म की जाती है किसी फूड सेफ्टी ऑफिसर को, और वही फॉलो करेंगे सेम प्रोसीजर जो कि स्पेसिफाई किया गया है इस एक्ट में। तो यहाँ पे जो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी हो सकता है या डेजिग्नेटेड ऑफिसर हो सकता है, वो भी यहाँ पे सेम पावर्स को एक्सरसाइज कर पा सकते हैं जो कि फूड सेफ्टी ऑफिसर करता है, वही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो कि स्पेसिफाई किया गया है इस एक्ट में। अब कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफ द स्टेट, तो यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यहाँ पे अपॉइंट करेगी कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी किसी स्टेट के लिए, फॉर द स्टेट, मतलब जिससे वो क्या करे, एफिशिएंटली इम्प्लीमेंटेशन करे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स और जो अदर रिक्वायरमेंट इस एक्ट में बताई गई हैं या रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं इससे रिलेटेड। अब जो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी होगा परफॉर्म करेगा ऑल या फॉलोइंग फंक्शंस जो उसमें नेमली बताए गए हैं, कौन कौन से फंक्शंस होंगे, मतलब कमिश्नर ऑफ फूड के बताया गया है। तो वो प्रोहिबिट कर सकता है पब्लिक इंटरेस्ट या हेल्थ में किसी भी तरीके का मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड का, या तो होली कर सकता है पूरे स्टेट में या किसी पर्टिकुलर एरिया पार्ट में किसी पीरियड के लिए जो कि 1 साल से ज्यादा का नहीं हो सकता। और वो स्पेसिफाई करेगा ऑर्डर में उस बिहाफ में ऑफिशियल गैजेट में, मतलब वो स्पेसिफाई करेगा ऑर्डर में किस टाइम पीरियड के लिए, वो नोटिफाई करेगा इस बिहाफ में ऑफिशियल गैजेट के थ्रू। तो मतलब फूड सेफ्टी कमिश्नर जो है वो अगर पब्लिक हेल्थ और पब्लिक इंटरेस्ट में उसको लगता है तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल वगैरह को या तो पूरी एरिया में रोक सकता है, किसी पार्ट ऑफ किसी पार्ट या किसी एरिया में रोक सकता है 1 साल तक के लिए। और जब भी वो कर रहा है तो यहाँ पे क्या करेगा, नोटिफिकेशन इशू करेगा ऑफिशियल गैजेट में। दूसरा उसको कैरी आउट करना पड़ेगा सर्वे इंडस्ट्रियल यूनिट को जो भी यहाँ पे एंगेज होती है किसी भी तरीके के मैन्युफैक्चर प्रोसेसिंग में फूड के स्टेट में। और फाइंड आउट करेगा, मतलब उसको ये ढूंढना पड़ेगा, मतलब देखना पड़ेगा कि कंप्लायंस हो रही है सारी यूनिट्स में जो भी स्टैंडर्ड्स नोटिफाई किए गए हैं फूड अथॉरिटी के द्वारा वेरियस आर्टिकल ऑफ फूड में। और उसको साथ ही साथ यहाँ पे कंडक्ट करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करेगा करना पड़ेंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम जो भी यहाँ पे पर्सनल ऑफ
ऑफिस ऑफ कमिश्नर के होते हैं, मतलब यहाँ पे तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह जो भी पर्सनल ऑफिस ऑफ कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी वगैरह के लिए बनाए गए हैं वाइडर स्केल पे, डिफरेंट सेगमेंट ऑफ फूड चेन को वो यहाँ पे जनरेट कर सकता है अवेयरनेस ऑफ फूड सेफ्टी। तो यहाँ पे फूड सेफ्टी अवेयरनेस के लिए उसको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह ऑर्गेनाइज करना पड़ेंगे वाइडर स्केल पे, इतना आप समझ सकते हैं। फिर उसके बाद है उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि यहाँ पे एफिशिएंट एंड यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है स्टैंडर्ड्स का और अदर रिक्वायरमेंट जो भी यहाँ पे स्पेसिफाइड है। और उसको यहाँ पे ये ऑल्सो इंश्योर करना पड़ेगा कि हाई स्टैंडर्ड ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, प्रैक्टिसिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिबिलिटी है। तो यहाँ पे उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि यहाँ पे एफिशिएंट और यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है सारे स्टैंडर्ड्स का, अदर रिक्वायरमेंट्स का जो भी यहाँ पे स्पेसिफाई किए गए हैं। और हाई स्टैंडर्ड्स को उसको देखना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी, प्रैक्टिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी वगैरह सब देखना पड़ेगा। उसके बाद उसको यहाँ पे अगर सैंक्शन और प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस जो कि पनिशेबल है इस एक्ट में, तो वो भी यहाँ पे कर सकता है। तो क्या होता है कि कभी कभी कैसा है कि कोर्ट में अगर किसी का केस चलाना है तो सैंक्शन लेना पड़ता है। तो सैंक्शन मतलब एक तरीके से परमिशन या कंसेंट लेना पड़ती है किसी की, जिसकी भी एक्ट बताई गई बाद में शायद। तो उस पर्सन के लिए यहाँ पे सैंक्शन देगा, मतलब वो सैंक्शन देगा प्रोसिक्यूशन के लिए, मतलब केस चलाने के लिए परमिशन, अनुमति, आज्ञा जो भी आप बोले, जो भी ऑफेंस पनिशेबल है इम्प्रिजनमेंट अंडर दिस एक्ट, मतलब विथ इम्प्रिजनमेंट पनिशेबल है इस एक्ट में। और कुछ अदर फंक्शन जो भी स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद फूड अथॉरिटी करके प्रिस्क्राइब करेगी। और जो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी होगा वो यहाँ पे ऑर्डर करके यहाँ पे डेलीगेट कर सकता है सब्जेक्ट टू सच कंडीशन और रिस्ट्रिक्शंस जो भी यहाँ पे स्पेसिफाई की गई है उस ऑर्डर में, अपनी सारी पावर और फंक्शंस जो भी उसको उस एक्ट में दिए गए हैं, केवल एक पावर को छोड़ के, जो कि है पावर टू अपॉइंट डेजिग्नेटेड ऑफिसर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर और फूड एनालिसिस्ट। मतलब कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी का जो है वो अपने ऑर्डर इशू करके यहाँ पे डेलीगेट कर सकता है अपनी पावर कुछ कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन के साथ जो भी ऑर्डर में दी गई होंगी, केवल दो चीजों को छोड़ के, मतलब वो एक चीज को छोड़ के यहाँ पे डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स को अपॉइंट नहीं कर सकते, ना ही फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को, ना ही फूड एनालिसिस्ट को। जो भी उनको नेसेसरी लगता है, बाकी सारी एक्सपीडिएंट जो भी है उनको, मतलब जो भी उनको जरूरी लगता है यहाँ पे किसी भी ऑफिसर को सबऑर्डिनेट जो उनके हैं उनको वो यहाँ पे डेलीगेट कर सकते हैं, केवल वो अपॉइंट करने की पावर को छोड़ के सारी जो उनकी पावर है कमिश्नर की वो अपने ऑर्डर के थ्रू यहाँ पे डेलीगेट कर सकते हैं अपनी पावर्स को। अब सेक्शन नंबर 31 है लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस। तो यहाँ पे कोई भी पर्सन जो है, नो पर्सन, यहाँ पे मतलब कोई पर्सन नहीं कर पाएगा कमेंस, ना ही मतलब ना ही शुरू कर पाएगा, ना ही कैरी ऑन कर पाएगा कोई भी फूड बिजनेस को एक्सेप्ट अंडर अ लाइसेंस। मतलब कोई भी फूड बिजनेस अगर उसको करना है तो उसको एक लाइसेंस चाहिए पड़ेगा। अब लाइसेंस कैसे होगा, नॉट विस्टैंडिंग मतलब नथिंग कंटेन इन सबसेक्शन वन, जो नथिंग मतलब जो सबसेक्शन वन में ये चीज दी हुई लाइसेंस लेना पड़ेगा वो किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। अगर कोई पैटी मैन्युफैक्चरर है, मतलब बहुत छोटा मैन्युफैक्चरर है, वो हिमसेल्फ मैन्युफैक्चर और सेल, जो खुद ही मैन्युफैक्चर करता है और सेल करता है किसी आर्टिकल ऑफ फूड को, और वो पैटी रिटेलर है या हॉकर है या इमेज रेंट वेंडर है और टेम्पररी स्टॉल लगाता है, और या फिर होल्डर है स्मॉल स्केल या कॉटेज का और कोई अदर इंडस्ट्रीज का जो कि फूड बिजनेस से रिलेटेड है लेकिन बहुत छोटी है, टीनी फूड बिजनेस ऑपरेटर है, तो उस पर्सन को यहाँ पे लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। मतलब बहुत टाइम हम जैसे देखते हैं कि जैसे हम कभी बसों में, ट्रेन में जब भी ट्रेवल करते हैं तो बहुत सारे जो स्मॉलर या पिटी सेलर मैन्युफैक्चरर वगैरह आते हैं, वो हमें बहुत छोटी छोटी चीजें बेचते हैं, जैसे कोई पानी के पैकेट बना के बेचता है और कुछ ऐसे समोसा वगैरह जो है, मतलब ट्रेवल ड्यूरिंग ट्रेवल वो बेचते हैं, तो उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस कराने की जरूरत नहीं होती है, एक तरीके से ये बताना चाहता है। बट दे शैल रजिस्टर देमसेल्फ विद सच अथॉरिटी, लेकिन उनको रजिस्टर तो करना पड़ेगा, लाइसेंस भले ही नहीं लेंगे लेकिन बट दे शैल रजिस्टर देमसेल्फ विद अथॉरिटी इन सच मैनर, जो इससे स्पेसिफाइड किया होगा रेगुलेशन में, और विदाउट प्रीड्यूस होगा जो भी अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड होलसम फूड। और उनको भी ये चीज देखना पड़ेगी कि उनके पास जो है वो फूड एंड होलसम फूड होना चाहिए ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि वो तो छोटे मोटे वेंडर हैं तो वो कुछ भी अपनी मनमानी करेंगे, वो तो कुछ भी दे देंगे, तो नहीं, उनको भी अपने तरीके से ये देखना पड़ेगा कि फूड सेफ होना चाहिए, होलसम फूड होना चाहिए, मतलब खाने लायक फूड होना चाहिए, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ठीक होना चाहिए, जो भी अफेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स को।
और जो भी पर्सन यहाँ पे डिजायरस है, यहाँ पे मतलब जिस जो भी पर्सन यहाँ पे चाहता है यहाँ पे कमेंट्स करने का, मतलब शुरू करने का या कैरी ऑन करने का फूड बिजनेस का, वो यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकता है कि उसको लाइसेंस दिया जाए। किसको यहाँ पे करेगा? डेजिग्नेटेड ऑफिसर को करेगा, और उस मैनर में करेगा जैसा कि बताया गया है, और पर्टिकुलर फीस के साथ। उस मतलब उस लाइसेंस की एप्लीकेशन में कुछ पर्टिकुलर एंड फीस जो होंगे स्पेसिफाई किए जाएंगे, रेगुलेशन में होना चाहिए। और जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, जैसे उसके यहाँ पे रिसीव हुआ एप्लीकेशन सब सेक्शन 3 का, वो या तो ग्रांट कर देगा लाइसेंस को, या फिर एप्लीकेंट को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके रीजंस रिकॉर्ड करके राइटिंग में वो रिफ्यूज भी कर सकता है लाइसेंस देने से उस एप्लीकेंट को। अगर वो सेटिस्फाई हो गया कि यहाँ पे ये नेसेसरी है ऐसा करना इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ के लिए, और वो यहाँ पे अवेलेबल करेगा एप्लीकेंट को वो कॉपी ऑफ ऑर्डर को भी, कि क्यों उसका रिफ्यूज किया जा रहा है। फिर प्रोवाइड दैट इफ द लाइसेंस इज नॉट इशूड विद इन 2 मंथ। अब अगर लाइसेंस को 2 मंथ के अंदर इशू नहीं किया गया है, जिस दिन भी यहाँ पे एप्लीकेशन की गई थी, तो जो उसकी एप्लीकेशन होगी वो रिजेक्ट नहीं की गई है। और मतलब यहाँ पे मतलब जब भी लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन की गई थी, लाइसेंस भी नहीं दिया गया 2 महीने के अंदर, और ना ही एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट की गई, तो जो एप्लीकेंट जो है वो यहाँ पे वो क्या कर पाएगा? अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएगा आफ्टर एक्सपायरी ऑफ स्टेट पीरियड। उस स्टेट पीरियड के बाद वो अपना फूड बिजनेस स्टार्ट कर पाएगा। एंड इन सच आ केस जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है वो यहाँ पे रिफ्यूज नहीं कर सकता उसको यहाँ पे इशू करने के लिए लाइसेंस। तो फिर उसके बाद यहाँ पे 2 महीने के बाद अगर उसने अपना बिजनेस चालू किया, तो उसके बाद यहाँ पे जो है डेजिग्नेटेड ऑफिसर उसको रिफ्यूज नहीं कर पाएगा यहाँ पे लाइसेंस देने में। लेकिन अगर उसको नेसेसरी लगता है तो यहाँ पे इशू कर सकता है इम्प्रूवमेंट नोटिस, जो कि सेक्शन नंबर 32 में बताया गया है। तो लेकिन अगर मतलब डेजिग्नेटेड ऑफिसर 2 महीने के बाद जब उसने अपना बिजनेस चालू कर लिया, तो उसको लाइसेंस देने से रिफ्यूज तो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसको लगता है तो इम्प्रूवमेंट नोटिस दे देगा, जो कि यहाँ पे 32 सेक्शन में बताया गया है कि ये वाले प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा इस रिस्पेक्ट में, मतलब इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो चीजें उसको फॉलो करना पड़ेगी जिससे अपना बिजनेस चालू कर लिया है। अब जो भी लाइसेंस यहाँ पे दिया जा रहा है वो उस कुछ फॉर्म में होगा, और उस सब्जेक्ट में होगा कंडीशंस के जो भी स्पेसिफाई किए जाएंगे रेगुलेशंस के द्वारा। मतलब जो लाइसेंस में कुछ भी फॉर्म और सब्जेक्ट की कुछ कंडीशंस भी डाली जा सकती हैं रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे सिंगल लाइसेंस दिया जा सकता है डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स के द्वारा अगर एक या एक से ज्यादा आर्टिकल्स ऑफ फूड या फिर डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रेमाइसिस है उसके सेम एरिया में। मतलब सपोज करिए कि अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसकी एक पर्टिकुलर एरिया, मतलब एरिया सेम होना चाहिए, उस सेम एरिया में उसकी एक या एक से ज्यादा आर्टिकल्स ऑफ फूड, मतलब बहुत सारे फूड को बेचता है। मतलब सपोज करिए कि एक पर्टिकुलर आदमी है तो वो यहाँ पे मिल्क बेवरेजेस भी बेचता है, साथ ही साथ वो यहाँ पे बाकी चीजें जैसे क्या बोल सकते हैं कि जो ब्रेड वगैरह है वो भी बेचता है। फिर उसके बाद जो नॉर्मली डे टू डे कंज्यूमेबल जंक फूड होता है, जैसे समोसा कचौड़ी वगैरह, तो उसको क्या है कि एक ही लाइसेंस, सिंगल लाइसेंस दिया जाएगा। डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट भी हैं जो सेम एरिया में उनके लिए। लेकिन अब सब सेक्शन 7 में क्या बताता है कि इफ द आर्टिकल ऑफ फूड आर मैन्युफैक्चर्ड, स्टोर्ड और सोल्ड, एग्जिबिटेड फॉर सेल आर एट डिफरेंट प्रीमाइसेस, जो कि सिचुएटेड है मोर देन वन एरिया। लेकिन अब अगर कोई ऐसा चीज यहाँ पे, मतलब कोई पर्सन यहाँ पे ऐसे काम कर रहा है कि जो उसका मैन्युफैक्चर, स्टोरिंग और जो सोल्ड सेल वगैरह है, जो भी एग्जीबिशन फॉर सेल है, वो डिफरेंट प्रीमाइसेस में है, मतलब जो मोर देन वन एरिया, मतलब एक एरिया से ज्यादा जगह पे उसको वो काम करना है, जैसा कि सेपरेट, तो यहाँ पे एक सेपरेट एप्लीकेशन मेड की जाएगी और सेपरेट लाइसेंस दिए जाएंगे। मतलब फिर अगर यहाँ पे अगर एक कोई पर्सन है जिसको यहाँ पे सेपरेट, मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा जगह पे उसको मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, स्टोरेज वगैरह करना है, मैन्युफैक्चर करना है, तो फिर उसको यहाँ पे सेपरेट एप्लीकेशन करना पड़ेगी हर एक चीज के लिए, और सेपरेट लाइसेंस उसको इशू किया जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रेमाइसेस नॉट फॉलिंग अंडर सेम एरिया, अगर वो सेम एरिया में नहीं आते तो। फिर एन एप्लीकेशन अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ रिजेक्टिंग फॉर द ग्रांट ऑफ लाइसेंस शैल लाई टू द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। तो जब भी यहाँ पे किसी की एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट कर दी गई, तो वो यहाँ पे क्या करेगा? अपील कर सकता है। अपील किसके पास करेगा? कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के पास करेगा। और जो लाइसेंस है जब तक कि सस्पेंड नहीं कर दिया जाता, कैंसिल नहीं कर लिया जाता अर्लियर, तब तक वो इन्फोर्स रहेगा उस पीरियड के लिए, जैसा कि उस रेगुलेशन में स्पेसिफाई किया हो। मतलब अगर एक बार किसी पर्सन को लाइसेंस मिल गया, तो ना ही वो सस्पेंड अगर हुआ हो, ना ही वो कैंसिल हुआ हो, तो उस पीरियड के लिए रहेगा जैसा कि उस रेगुलेशन में स्पेसिफाई किया होगा।
provides that if the application for renewal of license is made before the expiry of period of validity of license, the license shall continue to be in force until the order are passed on application. तो अगर किसी पर्सन का लाइसेंस एक्सपायर होने वाला तो उसने रिन्यूअल की एप्लीकेशन एक्सपायरी पीरियड से पहले कर दी तो उसका लाइसेंस सब कंटिन्यू इन फोर्स रहेगा जब तक कि कोई ऑर्डर पास नहीं हो जाता उस एप्लीकेशन से रिलेटेड। फिर जो लाइसेंस है उसमें सब्सिस्ट करना चाहिए फॉर द बेनिफिट, मतलब ये क्या हुआ, मतलब हाँ इसका मतलब मैं बताता हूँ कि जो भी लाइसेंस है वो सब्सिस्ट होगा बेनिफिट ऑफ दिस इज पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव के फेवर में या फिर कोई अदर मेंबर ऑफ फैमिली जो भी है अंटिल द एक्सपायरी ऑफ। तो सपोज करिए जिस पर्सन को लाइसेंस मिला था उस पर्सन की डेथ हो गई तो उसके जो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होंगे डिसीज के, मतलब जिस पर्सन की डेथ हो गई है या कोई अदर मेंबर ऑफ फैमिली होगा, वो उसको भी ये लाइसेंस माना जाएगा कि इशू किया गया है, मतलब इशूड है ऐसा माना जाएगा फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द बिगिनिंग विथ हिज डेथ। तो सपोज करिए कि कोई पर्सन की डेथ हो गई तो उसके बाद जो उसकी डेथ के बाद 3 महीने तक जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं या जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके फेवर में भी ऐसा लाइसेंस है ऐसा माना जाएगा। और कुछ लॉन्गर पीरियड भी हो सकता है जैसा कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर अलाउ करे। तो सपोज करिए किसी की डेथ हो गई तो डेथ होने के बाद ऐसा रहता है कि उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव या फैमिली मेंबर्स हैं, उनको अप्लाई करना पड़ता है कि लाइसेंस हमारे नाम पे इशू किया जाए या हमारे नाम पर ये ट्रांसफर किया जाए, लेकिन 3 महीने तक वो बिना उसके भी वैलिड होगा। और अगर लॉन्गर पीरियड के लिए हो सकता है कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर अलाउ करेगा। फिर सेक्शन नंबर 32 जो है इम्प्रूवमेंट नोटिस। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट नोटिस की जो हम बात कर रहे थे वो क्या होगा, तो इम्प्रूवमेंट नोटिस क्या है कि अगर डेजिग्नेटेड ऑफिसर, तो यहाँ पे डेजिग्नेटेड ऑफिसर इशू कर सकता है, सबसे पहले इसको याद रखिएगा। इफ डेजिग्नेटेड ऑफिसर, अगर डेजिग्नेटेड ऑफिसर को रीजनेबल ग्राउंड है यहाँ पे बिलीव करने का कि कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर है वो फेल हो गया यहाँ पे कंप्लाई करने के लिए जो भी रेगुलेशंस यहाँ पे दी गई है इस एक्ट में जिसके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई होता है, तो वो क्या कर सकता है, नोटिस सर्व करके फूड बिजनेस ऑपरेटर को रेफर करेगा एक्ट जो कि इम्प्रूवमेंट नोटिस होगा। मतलब कि अगर यहाँ पे डेजिग्नेटेड ऑफिसर को यहाँ पे लग रहा है कि किसी फूड बिजनेस ऑपरेटर ने यहाँ पे सेट की रेगुलेशंस को कंप्लाई नहीं किया जो भी है इस के, तो उनको यहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट नोटिस भेज देगा कि आप अपनी चीजों को इम्प्रूव कर लीजिए, मतलब इम्प्रूव करने के लिए, सुधार करने के लिए भेज मतलब नोटिस देगा। और उसमें ग्राउंड बताएगा सबसे पहले कि किस ग्राउंड के आधार पे उसको लगता है कि जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है उसने फेल किया है इस रेगुलेशंस को। फिर स्पेसिफाई करेगा कि मैनर्स इन विच द कॉन्स्टिट्यूट फूड बिजनेस ऑपरेटर फेलियर टू कंप्लाई। और साथ ही साथ मतलब वो मैटर्स करेगा कि किस तरीके से यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया है फूड बिजनेस ऑपरेटर ने वो फेलियर, किस तरीके से मतलब वो कंप्लाई करने में फेल हुआ है। और स्पेसिफाई करेगा मेजर्स इन हिज ओपिनियन ऑफ द अथॉरिटी। और वो अपने मेजर्स भी बताएगा कि किस जो भी उनका ओपिनियन है अथॉरिटी का कि जिसके बेसिस पे फूड बिजनेस ऑपरेटर जो है वो इसकी कंप्लायंस को सिक्योर कर पाएगा। और वो रिक्वायर कर सकता है फूड बिजनेस ऑपरेटर को कि वो यहाँ पे वो मेजर्स या मेजर ले जो कि इक्विवेलेंट होंगे या फिर रीजनेबल होंगे उस पीरियड के लिए, नॉट लेस देन 14 डेज। तो 14 डेज का उसको समय दिया जाएगा, मतलब यहाँ पे फूड बिजनेस ऑपरेटर को यहाँ पे मेजर्स लेने के लिए एटलीस्ट या कम से कम 14 दिन का यहाँ पे समय दिया जाएगा जिस दिन यहाँ पे उसको नोटिस भेजा गया। और अगर जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है वो फिर भी यहाँ पे फेल हो जाता है कंप्लाई करने के लिए उस नोटिस को, तो जो लाइसेंस है उसका वो सस्पेंड किया जा सकता है। तो पहले उसका लाइसेंस क्या होगा, सस्पेंड होगा अगर नोटिस के बाद भी वो कंप्लाई नहीं कर पा रहा है। और अगर फिर भी बिजनेस फूड बिजनेस ऑपरेटर जो है वो फिर फेल हो गया यहाँ पे कंप्लाई करने के लिए इम्प्रूवमेंट नोटिस को, तो जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, यहाँ पे डेजिग्नेटेड ऑफिसर था क्योंकि यहाँ पे वो नोटिस कौन इशू कर रहा था, डेजिग्नेटेड ऑफिसर ही। तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर क्या करेगा यहाँ पे, फिर अगर सस्पेंशन होने के बाद भी वो इम्प्रूव नहीं कर पा रहा तो उसके लाइसेंस को एक पहले एक अपॉर्चुनिटी ऑफ शो कोज देंगे कि वो अपना अगर कुछ शो कोज करना चाहता है कि क्यों नहीं अप्लाई कर पा रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर उसका लाइसेंस कैंसिल ही कर दिया जाएगा जो कि उसको ग्रांट किया गया है। फिर प्रोवाइड दैट में लिखा हुआ है कि जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है वो सस्पेंड कर सकता है लाइसेंस को फोर्थ विद इन द इंटरेस्ट ऑफ
पब्लिक हेल्थ, किसी पब्लिक हेल्थ के लिए, मतलब अगर उनको लगता है कि रीजंस रिकॉर्ड करके राइटिंग में, मतलब यहाँ पे डेजिग्नेटेड ऑफिसर सस्पेंड भी कर सकता है किसी लाइसेंस को अगर उनको पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा लगता है, पब्लिक हेल्थ में ऐसा लगता है, और रीजंस रिकॉर्ड करके राइटिंग में। अब कोई भी पर्सन जो है यहाँ पे एग्रीव हुआ है किसी इम्प्रूवमेंट नोटिस से, मतलब उसको लगता है कि मुझे इम्प्रूवमेंट नोटिस क्यों भेजा गया, या फिर वो रिफ्यूजल टू इशू अ सर्टिफिकेट एज इम्प्रूवमेंट, या फिर उसको यहाँ पे रिफ्यूजल हुआ है सर्टिफिकेट एज टू इम्प्रूवमेंट, जो उसने मांगा था कि मुझे अब तो बोल दिया जाए कि मैंने यहाँ पे इम्प्रूवमेंट वो कर लिया है, या फिर कैंसिलेशन या सस्पेंशन हो गया, उसका रिवोकेशन हो गया है लाइसेंस का इस एक्ट में। मतलब या तो उसको इम्प्रूवमेंट नोटिस जो मिला उससे वो खुश नहीं है, या फिर उसको जो है उसका सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया इम्प्रूवमेंट का, या फिर उसका लाइसेंस जो है वो या तो कैंसिल, सस्पेंड या रिवोक कर लिया गया है इस एक्ट में, तो वो अपील किसके पास करेगा? तो मैं अपील टू द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। तो उसकी अपील होगी कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। वो जो फूड सेफ्टी कमिश्नर होगा उसका डिसीजन यहाँ पे फाइनल होगा। और जो पीरियड है यहाँ पे जिसके टाइम पीरियड में वो अपील कर सकता है, तो यहाँ पे 15 डेज के अंदर कर सकता है, जिस दिन उसको वो यहाँ पे नोटिस ऑफ डिसीजन मिला था, जो जिस दिन उसको सर्व हुआ था वो नोटिस, जो पर्सन यहाँ पे अपील करना चाहता है। मतलब वो अपील कितने टाइम पीरियड के अंदर कर पाएगा? तो 15 डेज उस डेट से कर सकता है जिस दिन उसको यहाँ पे वो नोटिस मिला था, जिसके बेसिस पे वो अपील करना चाहता है। और अगर वो कोई ऐसी चीज है जहाँ पे वो अपील करना चाहता है सबसेक्शन 1 में, सबसेक्शन 1 क्या था? वो इम्प्रूवमेंट का नोटिस था, इम्प्रूवमेंट के लिए जो नोटिस दिया था। इम्प्रूवमेंट के लिए अगर कोई भी नोटिस दिया गया था तो उसकी अपील कितने टाइम पे कर पाएगा? तो पीरियड, मतलब जो उस पीरियड के अंदर कर पाएगा जो पीरियड उसको दिया गया था, वो अपील वगैरह, मतलब जो कंप्लाई करने के लिए, मतलब इम्प्रूवमेंट नोटिस को, या फिर जो भी पीरियड ऑफ इम्प्रूव, मतलब और फिर या फिर जो भी पीरियड स्पेसिफाइड है इम्प्रूवमेंट नोटिस में, विच एवर एक्सपायर अर्लियर, जो भी पहले खत्म होता है, मतलब या तो उसका टाइम पीरियड जो होगा, जितने टाइम पीरियड में उसको कंप्लाई करने के लिए बोला है वो टाइम पीरियड, या फिर जो पीरियड उसमें स्पेसिफाई होगा, मतलब जो 15 डेज का यहाँ पे जो पीरियड है उस पीरियड के अंदर, या फिर जो पीरियड में उसको बोला गया है कि इतने टाइम पीरियड में आपको कंप्लाई करना है इम्प्रूवमेंट नोटिस को, तो उस टाइम पीरियड के अंदर वो अपील कर पाएगा। फिर एक्सप्लेनेशन में लिखा है फॉर द पर्पज ऑफ सब सेक्शन। इस सब सेक्शन के पर्पज के लिए यहाँ पे कोई भी अगर पर्सन कंप्लेन भी कर रहा है, मेकिंग ऑफ द कंप्लेंट शैल डीम टू बी द ब्रिंगिंग ऑफ द अपील। तो कोई पर्सन अगर कंप्लेन भी कर रहा है तो उसको यहाँ पे डीम्ड अपील मान लिया जाएगा कि वो अपील कर रहा है। ओके, अब नेक्स्ट आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।